अस्सलाम वालेकुम। ये अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों के लिए था। अच्छा जी, लेक्चर प्लीज़ लेक्चर 22 स्टार्ट करते हैं, कैफ 1 FAR 1 का। कल एक छोटी सी डिस्कशन हमने छोड़ी थी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की डिस्कशन के लिए एक छोटी सी एग्जांपल अज्यूम करते हैं। वैसे तो मैंने ऊपर नोट किया हुआ है, वो आपको मैं बाद में नोट करवा देता हूँ, फिलहाल ज़रा देख लें। मिसाल के तौर पे हमारा एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपया, ठीक है, और वो एसेट डेप्रीशिएट हो चुका है, यहाँ तो नहीं है, पता नहीं कहाँ पे नोट किया मैंने, अच्छा 4570, ठीक है। अच्छा जी, एक एसेट है हमारा, उसकी कॉस्ट 100 रुपया है। प्लीज़ बेटा ये आगे चले जाया करे, कोई बात नहीं है। और ये एसेट डेप्रीशिएट हो चुका है 45 रुपये, ठीक है, और इसको हमने आज बेचा तो हमें कैश रिसीव हुआ 70 रुपये, ठीक है। लेकिन एक एडिशनल चीज़ भी सवाल के अंदर आ रही है, प्लीज़ जल्दी से बैठ जाए बच्चों, और वो है डिस्पोजल कॉस्ट। डिस्पोजल कॉस्ट होती क्या है कि ज़रा समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे हमारा ये एसी है जिसको हमने बेचने का इरादा किया। ये एसी हमने 100 रुपये का ख़रीदा था, 45 रुपये डेप्रीशिएट होकर इसकी वैल्यू मिसाल के तौर पे बुक वैल्यू 55 थी। हम इसको यहाँ ये फैसल टाउन में या बरकत मार्केट में जब बेचते हैं, ठीक है, तो इसकी कीमत 60 रुपये मिल रही थी। किसी ने हमें कहा कि आप इसको ना पिकअप पे रख के ठोकर ले जाएं, ठोकर में ये आपका 70 रुपये का बिक जाएगा। हाँ, ठोकर तक ले जाने के लिए, ये ज़्यादा हो गया, ठोकर तक ले जाने के लिए आपको पिकअप वाले को 2 रुपये भी देने पड़ेंगे। अब ये रुपयों से जो तंग हो रहा है वो 100, 1000, लाख जो मर्जी लिखना चाहे लिख ले भाई, इसकी आवाज़ मिस हो रही है हमें बार बार। अच्छा, तो डिस्पोजल कॉस्ट समझ आई है कि अगर हम 70 रुपये लेना चाहते हैं इस एसेट से तो 2 रुपये एडिशनल खर्च कर लेते हैं, ठीक है, और इसको ठोकर लेकर जाते हैं, वहाँ पे 70 का बिक जाएगा। यहाँ पर अगर बेचें तो 60 का बिक जाएगा, 2 रुपये तो नहीं पड़ेंगे। अब अकलमंद आदमी यहीं पे बेचेगा या ले जाएगा ठोकर? ले जाएगा ठोकर, क्योंकि 2 रुपये एडिशनल देकर 10 रुपये और आ जाएंगे तो 8 तो नेट में ज़्यादा आ ही रहे हैं ना, ठीक है। तो बहरहाल इस डिस्पोजल कॉस्ट की मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दी। अब जर्नल एंट्री पास करने लगे हम, डाटा सारा गिवन है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हम कहेंगे जी एसेट अकाउंट को क्रेडिट करने जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, ठीक है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, साफ सुथरा सा, वो तस्वीर उसकी बना लेना, फिलहाल सिर्फ समझ लो, ठीक है जी। एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है एसेट की कॉस्ट से। एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट को डेबिट करना है एक्यूमुलेटेड डेप्शन से 45 से। ये चल रहा है मेरे ख्याल में, बता दें किसी को जाके, शायद इसकी बैटरी का इशू है। बैटरी यहाँ तो फुल नजर आ रही है वैसे। अच्छा, तो बुला लेना आप इतनी देर में, क्योंकि ये सब डिस्टर्बेंस हो रही होगी। यही वाला माइक उधर भी आवाज़ देता है ना, हाइब्रिड के अंदर यही वाला माइक देता है ना। आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है भाई? नहीं सही आ रही है यार, प्रॉब्लम हो रही है उनको। पॉज कर दें यार इसको ज़रा। अच्छा जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया एसेट की कॉस्ट से और एक्यूमुलेशन उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। गिवन थी, कैलकुलेट करनी नहीं पड़ी मुझे, सवाल के अंदर एग्जांपल बनाई अभी। कैश आ रहा है कितना, तो कैश डेबिट हुआ 70 से, तो गेन आ रहा है लॉस आ रहा है? गेन आ रहा है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आ रही है। कितना गेन आ रहा है जी? कैलकुलेटर निकाल लो ना, अगर इतने टार्जन नहीं हो बैठे हो, क्यों नहीं कैलकुलेटर इस्तेमाल करते? क्या डेथ पड़ती है तुम्हें कैलकुलेटर इस्तेमाल करने में? ये भी मिस हो रहा है, इसका कोई हल निकाल लें भाई, मिस नहीं होनी चाहिए अमर भाई। अच्छा भाई, वो हाइब्रिड पे भाई जो बैठे हैं वो उमैर को बुला लें काइंडली। अच्छा जी, अब गेन ऑन डिस्पोजल आ गया है जी 15 रुपये, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ एक खर्चा हमारा हुआ पड़ा है, ये डिस्पोजल करने के लिए 2 रुपये का खर्चा भी हमें हुआ है, हमें पड़ा है, ठीक है। तो खर्चे की एंट्री क्या होती है? खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट। खर्चे का नाम है डिस्पोजल कॉस्ट। डिस्पोजल कॉस्ट आपको नहीं तसल्ली होनी तो डिस्पोजल कॉस्ट एक्सपेंस कह लें इसको। डिस्पोजल कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 2 रुपये से, ठीक है। नोट ना करें, तस्वीर बना लीजिएगा, मैंने इन पे आपके लिए साफ सुथरा सा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप आ गए, अब नहीं मिस होगा ये ऐसे ही होता है। अच्छा जी, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाए हम तो गेन ऑन डिस्पोजल कितना आएगा? हुआ मिस बीच में, अब हो रहा है मिस जी। गेन ऑन डिस्पोजल कितना आएगा? 15 रुपये, ठीक है। और
अच्छा, इसके ऊपर वैसे जरूरत तो नहीं है गेन ऑन डिस्पोजल के ऊपर अदर इनकम लिखने की, लेकिन चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है। वैसे मैंने लिखा हुआ ऊपर, पर जहां पे आपने नोट करना है वहां पे लिखा हुआ है, ये गेन ऑन डिस्पोजल अदर इनकम में चला जाएगा, बोलो। और साथ ही साथ हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में एक डिस्पोजल कॉस्ट नामी एक्सपेंस आएगा, ऐसे ही है। डिस्पोजल कॉस्ट एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस ही होता है, लेकिन चलो लिख लेते हैं। डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है? 2 रुपए में नेगेटिव से शो कर देता हूं, इसमें कोई मसला समझ आता है ये? अच्छा, अब इसका एक और अल्टरनेटिव वे भी है यही काम करने का। वो क्या है? वो ये है कि किसी ने हमें कहा, वैसे आईकेप ने इस तरह से एंट्रीज की अपनी किताब के अंदर, लेकिन जो तरीका मैं सिखाने लगा हूं मैं दूसरा इस्तेमाल करता हूं, बिल्कुल ठीक है। और जाहिर सी बात है, आपको पहले भी अर्ज के फेल होने के तरीके थोड़ी बताए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जरा डीप डाउन जाकर देखें अगर इस ट्रांजैक्शन को, तो हो क्या रहा है, हमें 70 रुपए आ रहे हैं और एट द सेम टाइम हमारे जेब से 2 रुपए जा रहे हैं। तो फिर जेब में नेट में कितने पैसे आ रहे हैं? 68 आ रहे हैं। तो भाई किसी से आने ने ये कहा कि यार आप नेट से ही सेल प्रोसीड्स रिकॉर्ड कर लो, आप 2 अलग अलग एंट्रीज ना करो, ठीक है। तो फिर हमारी एंट्री क्या बन गई? मैंने कहा जी अच्छा, काम तो बाकी सारा वैसे ही है। एक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट ने तो 45 से ही डेबिट होना है, फिर एसेट अकाउंट ने क्रेडिट जाने वाले एसेट की कॉस्ट से होना है, वो 100 ही है, ठीक है। बस जो कैश डेबिट करना था ना, वो कैश आप 70 डेबिट करने की बजाय नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट करके 68 डेबिट कर दें। बहरहाल एंट्री बैलेंस फिगर इसी तरफ दे रही है, कितना? 13, ठीक है। दूसरी एंट्री अब कोई नहीं हो रही, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्योंकि हमने डिस्पोजल कॉस्ट को सेल प्रोसीड्स में से नेट कर दिया, ऐसे ही है। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हमें सिर्फ नजर आएगा गेन ऑन डिस्पोजल, और वो कितना होगा? 13 का। अगर आप गौर करें तो 1.15 का गेन और 2 का एक्सपेंस भी नेट होकर तो 13 रुपए ही बन रहे थे। तो हमने सिर्फ एक काम किया, सेल प्रोसीड्स को नेट कर दिया, ठीक है। डिस्पोजल कॉस्ट से सेल प्रोसीड को नेट किया तो हमारा काम आसान भी हो गया, गलती के चांसेस भी हमारे कम हो गए, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? अब इसको ना आपने नोट करना है, यहां से कर लें। ये 2 ऑप्शंस हैं, मैं पसंद करूंगा। एक मिनट नोट करने से पहले 1 मिनट रुक जाए। दूसरी एंट्री इसमें नहीं करनी पड़ी हमें, ठीक है ना? ये भी तो बताओ। ओके जी, इसको पिक्चर ले लें इसकी, इसको नोट करना है, नोट कर लें। हम ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे। आ जाओ मेरे भाई, जियो से चेंज किया इन्होंने अभी। नहीं, डिस्पोजल ही होता है एक्सचेंज वाला भी। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट का कि डिस्पोजल 2 हैं, एक डिस्पोजल सिंपल वाला है, दूसरा डिस्पोजल एक्सचेंज वाला है तो दोनों ही डिस्पोजल, यानी कि 3 डिस्पोजल है सवाल में, 2 सिंपल डिस्पोजल हैं और तीसरा एक्सचेंज है, तो तीसरा भी डिस्पोजल ही है, थ्रू एक्सचेंज है, तो 3 डिस्पोजल अकाउंट बनेंगे, 3 बनेंगे। डिस्पोजल है थ्रू सेल, डिस्पोजल है थ्रू टेस्ट की डिस्कशन कल करूंगा इंशाल्लाह, आज ना करें आप लोग बहाने से, ठीक है। डिस्पोजल थ्रू सेल भी होता है, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज भी होता है, और अभी हमने एक और पढ़ना है डिस्पोजल थ्रू नेचुरल डिजास्टर। भाई हाइब्रिड वालों आवाज सही आ रही है? हाइब्रिड वालों आवाज सही आ रही है? जरा पूछ लें उनसे, जाके उमर भाई जरा चेक कर लें, हाइब्रिड क्लास चेक कर लें जरा, उधर जाकर थोड़ी सी ज्यादा कर दें, मुझे लगता है कम है आवाज। भाई आवाज सही आ रही है? सही है, गुजारा है। अच्छा जी, हो गया ये नोट? अच्छा यही, अच्छा नोट करना भी नहीं था, मैंने कहा था पिक्चर बना लें, ठीक है जी। अदर इनकम और अदर एक्सपेंस, माजरत मैं बताना भूल गया आपको। डिस्कशन और डिस्पोजल कॉस्ट में ये दोनों ऑप्शंस हैं, जो मर्जी अकाउंटिंग करें। मैं इस वाली अकाउंटिंग को पसंद करता हूं, क्योंकि इससे आपकी गलती के चांसेस भी कम हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाता है ये काम, एक पूरी एंट्री बच गई ना, ठीक है। अच्छा, अब हमने अपने कल वाले सवाल के अंदर यही वाला ट्रीटमेंट किया था, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, आज एक्सप्लेन भी हो गया। अगर अब आप गौर करें, पिक्चर ले लिया अगर, तो मैं इसको हटा दूं यहाँ से, फिर पिक्चर लेना। नो सर, लेना पिक्चर नहीं, मोबाइल पिक्चर वाला मेरे वाला ले, तो मोबाइल में साथ ले जाऊंगा, पिक्चर ही साथ चली जाएगी। अच्छा जी, अपना क्वेश्चन ओपन करें। क्वेश्चन के अंदर गालिबन एडजस्टमेंट नंबर 2 थी, जिसमें वो सिंपल डिस्पोजल था और साथ डिस्पोजल कॉस्ट भी आ रही थी। कल वाला हैंड आउट अकमल ब्रदर्स, बल्कि परसों वाला हैंड आउट है, अकमल ब्रदर्स एडजस्टमेंट नंबर 3 है। ऑन यकम जुलाई या मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ, नहीं ये नहीं है, इससे ऊपर वाली में एडजस्टमेंट 2, अ मशीन एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी हैविंग नेट बुक वैल्यू ऑफ इतने, ऑन यकम जनवरी वाज सोल्ड फॉर इतने 34,000, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनकर्ड वाज 5,000।
अब हमने कल क्या किया था, इधर देखें, हमने डिस्पोजल का जो अकाउंट बनाया था, उसमें प्रोसीड जो बैंक में आनी थी उनको नेट कर दिया था मैंने। 34 माइनस 5 29 लिख लिया था और मैंने कहा था रेड मार्कर से स्टार लगा के ये कल एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या हुआ है। तो आज समझ आ गई। अगर कोई बच्चा यहाँ पे मुकम्मल 34 लिखे तो फिर 5000 को इस तरफ लिखना पड़ेगा उसको। गलती के चांसेस भी होते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो आसान काम कर लिया करेंगे। ठीक है, उसूल बना लेते हैं, उसूल लिख लें आप। ये जो सवाल है ना आपका सवाल, इस सवाल के अंदर ये जो लाइन आ रही है इसको अंडरलाइन करें। एडजस्टमेंट टू ये लाइन, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनकर्ड वाज 5000। इसको अंडरलाइन करके यहाँ पर लिखें। अगर सवाल में, जल्दी लिखें, अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट हुआ करे, अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट हुआ करेगी तो हम, अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट हुआ करेगी तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से, तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से, तो हम उसे सेल प्रोसीड्स मतलब कैश रिसीव्ड, जो मर्जी लिख लो, दोनों लिख सकते हो। सेल प्रोसीड्स मतलब कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल को कहते हैं, ठीक है ना। तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से लेस करके, तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से लेस करके डिस्पोजल की जेई में, जर्नल एंट्री में, जेई इसलिए बोला कि आप भी जेई लिखें, ठीक है ना। तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से लेस करके डिस्पोजल की जर्नल एंट्री में नेट सेल प्रोसीड्स लिया करेंगे। तो हम डिस्पोजल की जर्नल एंट्री में नेट करके, पता नहीं क्या लिखा है मैंने, दोबारा बोलता हूं, शुरू से सुने। अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट लिखो, डिस्पोजल हुआ करे, डिस्पोजल कॉस्ट, अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट हुआ करेगी तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से, यानी कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल में से लेस करके नेट सेल प्रोसीड्स को डिस्पोजल की जर्नल एंट्री में इस्तेमाल किया करेंगे, ठीक है ना। सही है, प्रूफ तो मैंने कर ही दिया, दोनों तरह से आंसर सेम आता है। तो हम ये वाला काम किया करेंगे जो काम हमने कल किया भी था, ठीक है। आप जाके अपने सोल्यूशन को देख लें, हमने डिस्पोजल अकाउंट में यही काम किया हुआ था जो मैंने आपको दिखा दिया। यार साथ वाले से पूछ लो यार, तुमसे अभी तक नहीं हो रहा, मैंने 7600 दफा बोला। अगर कोई बच्चा कहता तो मैं फिर बोल दूं, साथ वाले से भी देख लेते हैं भाई, जो देख चुका ये वाला काम, सॉरी ये वाला काम, ठीक है। अच्छा, मैंने ये इसी एग्जांपल में क्यों नहीं समझा दिया, असल में ना इस सवाल के अंदर इसको समझना इनिशियली मुश्किल था। क्यों? इस सवाल में अगर डिस्पोजल कॉस्ट ना डालें तो गेन आ रहा था, जब डिस्पोजल कॉस्ट डाली यहां पर, नेट किया तो लॉस हो गया, तो यहां पर समझाना मुश्किल था, ठीक है ना। इसलिए मैंने आसान वाली एग्जांपल में समझाया कि गेन था, डिस्पोजल कॉस्ट करने से गेन थोड़ा कम हो गया, तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ऐसे होता है। अब आपकी बला से पहले गेन आ रहा था, डिस्पोजल कॉस्ट नेट करने से गेन ही रहा, कम हो गया या लॉस में कन्वर्ट हो गया, पहले लॉस आ रहा था ज्यादा लॉस हो गया, आपकी बला से। आपने तो जिंदगी आसान कर ली, आपने सेल प्रोसीड्स को नेट कर लिया, अब जो भी गेन लॉस की एडजस्टमेंट है वो खुद ब खुद हो जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। सही हो गया और सही आ। अच्छा जी, ये दूसरा सवाल जो अब कल डिस्कस करूंगा, ये मैंने नहीं आज किया डिस्कस क्योंकि काम काफी करने वाला था। असल थोड़ी तरतीब डिफरेंट थी, दूसरी क्लास के अंदर पहले मैंने चेंज इन एस्टीमेट की डिस्कशन कर ली थी, फिर इस तरफ आया था, तो फिर मैंने देखा एसेट अकाउंट बुक पहले बनाने का टाइम जरा कम नजर आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ये वाला सवाल हम कल डिस्कस कर लेंगे। वैसे कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था ये सवाल? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो कल जब मैं डिस्कस करूंगा, डिस्कस करने का मतलब यह है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, यहीं पर सॉल्व कर दूंगा। हो सकता है घर से सॉल्व करके ले आऊं आपको, ये देख लो यार, और डिस्कशन भी हो जाए, ठीक है ना। तो आप चेक कर लेंगे इसको, डिस्कस बारल कल क्वेश्चन होगा आपका, जो भी डिस्कस कर लेंगे उसको इसमें कल आपका क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है ना। अब आते हैं कल वाले दूसरे होमवर्क की तरफ, और वो था कल वाले हैंडआउट में अच्छा जी, ये तो हमने सारे ही मिटा देते हैं एक बार यार। बस ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने आज 2 सवाल इसमें से करवाए हैं, 1 और 3, 2, 4 और 5 होमवर्क में चले गए हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े आराम सुकून से सिखाया है, सब कुछ समझाया है, और वो आसान हो गया ना काम, तो फिर आपकी तरफ थोड़ा सा कोड में दोबारा बॉल बैंक किया कि यार चलो कुछ कर रहा हो, यहाँ पे तो मैं सॉल्व कर दूँ तो क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। लेकिन ये सवाल शुरू करने से पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, आपस में ना डिस्कशन करें, मैं डिस्कशन करता हूं आप लोगों के साथ, आप सिर्फ सुन लें प्लीज, ठीक है। आपस में ना बातें करें, फीमेल स्टूडेंट्स भी जी आपस में ना बातें किया करें, आप लोग भी क्लास में ही होते हैं जब कहा जाता है तो। अच्छा, आपसे पहले या दूसरे दिन गालिबन थोड़ी सी बात हुई थी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज एन एस्टीमेट, ठीक है, कहा था मैंने आपको। और मैंने कहा था ये एस्टीमेट क्यों है,
भाई आवाज़ सही आ रही है हाइब्रिड वालों? अच्छा, एस्टीमेट ये एस्टीमेट क्यों है? क्योंकि इस फार्मूला के अंदर इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एस्टीमेटेड होती हैं। जैसे 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 कॉस्ट है, कॉस्ट भी एस्टीमेट होता है। बस एक ही चीज़ होती है जो एब्सोल्यूट एक्चुअल होती है। जाहिर है चीज़ खरीदी है तो पैसे देकर खरीदी है, वो एस्टीमेट नहीं होता, ठीक है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें इसमें एस्टीमेट है। जैसे रेजिडुअल वैल्यू बताया हुआ है, लेकिन दोबारा सुन लो एक बार, ठीक है ना। ये बात हो गई थी लेकिन दोबारा सुनो, क्योंकि अब हम इसकी अकाउंटिंग आज सीख रहे हैं। उस दिन पहले दूसरे दिन ऐसे जनरल बात हुई थी, आज उसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं, ठीक है ना। रेजिडुअल वैल्यू हमने अंदाजा लगाया था, वो दो बंदों की मिसाल दी थी, ठीक है ना, कि एक ने एसेट जो है स्टार्ट ऑफ द लाइफ दोनों ने सोचा 10-10 साल चलेगा। एक ने एसेट साफ सुथरा इस्तेमाल किया तो दूसरे साल के एंड पे से लग रहा है अभी भी 10 साल और ही चल जाएगा, इसमें तो टस से मस नहीं हुआ। और दूसरे का एसेट 2 साल बाद देखने का पता लग रहा है कि नहीं ये तो 5-6 साल ही चलेगा। आ गया भाई सामने फिर आज एग्जाम्पल वाला, ठीक है ना। तो रेजिडुअल वैल्यू एक एस्टीमेट था, लाइफ के स्टार्ट पे हमने लगाया था, और ये एस्टीमेट ड्यूरिंग लाइफ चेंज हो सकता है। एस्टीमेट अंदाजा जो है, अंदाजा है तो बदल सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही यूजफुल लाइफ भी एस्टीमेट है, वो भी हमने बात की थी कि 10 साल सोचा था चलेगा, 2 साल के बाद। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू की मैंने मिसाल में यूजफुल लाइफ की मिसाल दे दी है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हो गया, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू भी ऐसे ही है। अगर 10 साल बाद हमने सोचा था कि एक एसेट इतने पैसे लाकर दे देगा, हमें रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट लगाई थी। 2 साल गुजरने के बाद अगर एसेट अच्छा इस्तेमाल किया तो हमने कहा यार महंगाई बढ़ी है, ये तो और महंगा हो गया है, हमने तो एसेट को इतना संभाल के इस्तेमाल किया, रेजिडुअल वैल्यू बढ़ भी सकती है। या उसको एसेट को इतना मिसयूज किया कि दूसरे साल के एंड पे लग रहा है कि इसके तो आधे पैसे भी अब नहीं मिलने जो सोचा था। तो रेजिडुअल वैल्यू है, एस्टीमेट है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन एसेट। और इंपॉर्टेंट बात जो शायद उस दिन डिस्कस नहीं हुई थी जब ये पहली बार बात हुई थी, वो है डेप्रिसिएशन मेथड भी एक एस्टीमेट है। मे भी हो भी गई हो, ठीक है। 2 क्लासें ना, कभी कभी भूल जाता हूँ, किसी एक में होगी तो फिर मैं कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए दोबारा कर देता हूँ बात, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड मौजूद है स्टैंडर्ड में कि ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, लेकिन स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि आपने एक एसेट खरीदा तो आप जो मर्जी मेथड उस पर लगा लो। मेथड्स उसने 2-4 दे दिए, 4 मेथड हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेथड्स तो उसने मल्टीपल दे दिए, लेकिन ये नहीं उसने कहा कि जो एसेट ले लो तो रात को सो जाओ बाबा जी ख्वाब में आए, जो वाला मेथड कहते हैं वो लगा लो, या अक्कड़ बक्कड़ कर लो और जो मेथड जो है वो पूरे 100 पे आए वो लगा लो, ऐसा नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड ने इसके पीछे थोड़ी सी डिस्कशन की है। स्टैंडर्ड ने कहा है कि आपका डेप्रिसिएशन मेथड वो हो जो आपके एसेट के, आपका जो एसेट है उससे आने वाले बेनिफिट के पैटर्न से मेल खाता हो। यानी मिसाल के तौर पे आपने एक बिल्डिंग ली, बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है जिसकी नेचर ऐसी है कि इससे हर साल बराबर फायदा आ सकता है। ये एसेट हर साल बराबर फायदा देने के लिए तैयार है। ये बिल्डिंग है, इसमें ये कमरे अगर यहीं रहे, मजीद कमरे ना बढ़ाए जाएं तो हर साल जो है ये सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए तैयार है। ये थोड़ा ही है कि हर आने वाले दिन के साथ जो है इसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, नहीं, बिल्डिंग की नेचर ही ऐसी होती है कि ये ऐसा एसेट है कि हर साल फायदा इसने बराबर देना है। आप ले ना लें पूरा फायदा, लेकिन हर साल बराबर फायदा देने के लिए तैयार है, अहलियत रखता है। तो ये एक ऐसा एसेट है जिससे आने वाला फायदा हर साल, बोलो बोलो, फूटो फूटो, हैं डेथ क्यों पड़ रही है, बोलो, रोजा लग रहा है, मुझे भी तो लग रहा होगा, खैर इतना मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी बोल लें, जागते तो रहें। अच्छा कहाँ था मैं, हाँ, बिल्डिंग से आने वाला फायदा हर साल बराबर है, तो फिर मेथड भी ऐसा ढूंढो जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल बराबर हो। स्ट्रेट लाइन लगा लिया। अच्छा, आपने एक मशीन खरीदी, अब मशीन की नेचर ऐसी होती है कि जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उसकी एफिशिएंसी, क्वालिटी, आउटपुट वगैरह कम होती जाती है। तो मशीन एक ऐसा एसेट है कि जिससे आने वाला फायदा हर आने वाले साल में कम होता चला जाता है। तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का मेथड भी ऐसा हो जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की फिगर कम होती जाए। जैसे फायदा हर साल कम हो रहा है तो कौन सा मेथड लगा लो, रिड्यूसिंग बैलेंस। अच्छा, अब ये जो मशीन आपने खरीदी थी, आपने लाइफ के स्टार्ट पे सोचा 20 साल इसने फायदा देना है, लेकिन चूंकि मशीन है हर साल फायदा कम होता जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं लगाना, रिड्यूसिंग बैलेंस लगा लो। हमने सिलेक्ट कर लिया और काम शुरू कर दिया। 2 साल 3 साल गुजरे तो हमने देखा कि यार कमाल एसेट है, ये तो टस से मस नहीं हुआ, जापानी एसेट है, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही चल रहा है जैसे पहले दिन था, ये तो आज भी तीसरे साल भी बराबर फायदा दे रहा है, और ये हमें लग रहा है कि ये अब पूरे 20 साल बराबर फायदा देता रहेगा। इसका मतलब हमने जो पहले मेथड लगा दिया था रिड्यूसिंग बैलेंस, वो तो गलत एस्टीमेट अंदाजा लग गया हमसे, तो अब क्या कर लोगे, स्ट्रेट लाइन कर दोगे। तो जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी क्या है, एक ये सौती आलात को खामोश रखा कीजिए जी। कहाँ था मैं, डेप्रिसिएशन मेथड भी क्या है, एक एस्टीमेट है, और ये भी ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एसेट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हेडिंग बनाएं अपने रजिस्टर्स पे आज चेंज इन एस्टीमेट की, और लिखें फॉलोइंग एस्टीमेट्स में चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन एसेट, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन मेथड। ये 30 सेकंड है आपके पास ये लिखने के लिए। बात समझाने के लिए मेरे पास पूरा लेक्चर है, लेकिन लिखने के लिए आपका 30 सेकंड। देखते हैं ना, अभी सवाल करेंगे। हाँ
ऐसे थोड़ा ही कि मैंने कहा चेंज एस्टीमेट इज ओवर, बस जाओ पर्चा दे आओ जाके ICAP का। आज तो बुनियाद डाल रहे हैं इसकी, तो कई बार आएगा हमारे सिलेबस के दौरान, इसका नोट भी बनाना सीखेंगे किसी वक्त में। नहीं 30 सेकंड तो हो गए, 30 और ले लें, जल्दी करें, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अब मूव करने लगूँ। जी ये कल वाला हैंड आउट है लेक्चर 21 का, आज हमारा लेक्चर 22 है। पहले हमने अकमल ब्रदर्स के अंदर एक एडजस्टमेंट ही डिस्कस किया अभी तक तो, ठीक है। अब चेंज एस्टीमेट के क्वेश्चंस करते हैं जी। नंबर 1 क्वेश्चन है मिस्टर, ये कल मैंने आपको ऐसे ही बस करके भेज दिया था, लेकिन नहीं ये बस छोड़े, ये बिल्कुल नए सिरे से आज सवाल करते हैं हम, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, सारी बातों को तफसील से उसके अंदर डिस्कस करते हुए, ठीक है। मिस्टर उमर परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 20,000 ऑन यकम जनवरी 12, लाइफ इज 10 साल एंड रेजल वैल्यू इज 2000। यकम जनवरी 10 को सॉरी यकम जनवरी 12 को लाइफ कितनी है? 10 साल। अब हमने इसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना है। ये 12 के साल डेप्रिशिएट हुआ, 31 दिसंबर 12 पे डेप्रिशिएट हुआ, 31 दिसंबर 13 पे डेप्रिशिएट हुआ, और फिर 14 के साल के पहले ही दिन क्या हो गया? एक चेंज आ गया एस्टीमेट में। 2 साल गुजरे थे, हमने एसिड को देखा और एसिड को देखकर हमने कहा ले भाई 8 साल मजीद चलने वाला ये एसिड, इस एसिड में, इन तिलों में तेल 8 साल वाला कोई नहीं है, ठीक है। ये तो अब मैक्सिमम 6 साल ही चल सकेगा। तो टोटल लाइफ 10 साल अज्यूम की थी ना, उस हिसाब से 2 साल गुजरने के बाद रिमेनिंग 8 होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या कह रहा है? 6 रह गई है। अब एस्टीमेट था, चेंज हो गया, बोलो तो कोई बात नहीं है, अकाउंटिंग कर लेते हैं। अब ये तो सीखना है, तो 2 साल तो पुराने वाली अकाउंटिंग करेंगे और तीसरे साल चेंज एस्टीमेट की अकाउंटिंग सीख लेते हैं। रिक्वायर्ड है सौती आलात को भाई खामोश रखा कीजिए प्लीज। सौती आलात, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, 13, 14, हम 15 भी करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा हूं लेक्चर 21 वाला, ठीक है। अच्छा जी, किस दिन एसेट खरीदा था? यकम जनवरी 2012 पे। 12 पे हमने खरीदा था, पता नहीं आपने 14 में कब खरीद लिया जी। कॉस्ट क्या थी इस एसेट की? 20,000। 31 दिसंबर 2012 आया। डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में सवाल खामोश है। अगर सवाल खामोश है तो कौन सा मेथड लगाएंगे? स्ट्रेट लाइन लगाते हैं खामोशी के केस में, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला क्या लगता है? फॉर्मूला हम यूज करते हैं जी डेप्रिसिएशन के लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी है जी? 20,000, रेजिडुअल वैल्यू 2000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। तो डेप्रिसिएशन आई थी कल 1800 और बुक वैल्यू 18,200। फिर 31 दिसंबर 13 आएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, स्ट्रेट लाइन की तो खुसूसियत ही क्या है? हर साल डेप्रिसिएशन बराबर आना है, या दूसरी बात हर साल फॉर्मूला सेम रिपीट होना है। तो मैं सेम फॉर्मूला दोबारा पर्चे में आपने नहीं लिखना, लेकिन मैं जो सिखा रहा हूं ना कुछ आज फिर, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं दोबारा फॉर्मूला। तो डेप्रिसिएशन के लिए सेम यही फॉर्मूला जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। 10 साल, ये 10 साल ईयर्स, ठीक है ना, 10 ईयर्स, ओके। तो आपकी अगेन डेप्रिसिएशन, चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन में तो सेम ही आना है। कितनी आ जाएगी? 1800, ठीक है जी, 1800। आमिर किधर है? अपना वकास किधर है? वकास या आमिर? मुझे मैसेज कर दें कि मार्कर यार रिफिल करने को ये। अच्छा जी, बुक वैल्यू 16,400।
किस दिन की बुक वैल्यू है ये? 31 दिसंबर 13 कह लें या 1 जनवरी 14 कह लें। ये डिस्पोजल नहीं हो रहा, लेकिन वैसे ज़रा हमारे साल में कुछ चेंज आ रही है ना, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो तो होगा 31 दिसंबर 14 का दिन ना, ठीक है। लेकिन जो डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ कैलकुलेट करेंगे वो 1 जनवरी 14 पे खड़े होकर करेंगे। ये कोई पहली बार नहीं कर रहे। इधर देखो, लाइफ कितनी थी इस दिन एस्टिमेट लगाया, लाइफ कितनी है? 10 साल। इस साल के एंड पर आए तो क्या डिवाइड बाय 9 किया था? क्यों? क्योंकि इस साल की डेप्रिसिएशन लेनी थी ना, तो ये साल 10 से डिवाइड किया, ठीक है ना। ऐसे ही 2 साल गुजर गए तो 31 दिसंबर 13 की शाम को 2 गुजर चुके हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी 14 को कह लें 2 गुजर चुके हैं। तो अब जब डेप्रिसिएशन करनी है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो 31 दिसंबर 14 पे आकर करनी है, लेकिन रिमेनिंग लाइफ जो दे रहा है वो तो इस दिन खड़े होकर ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ठीक है। ये बात बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले साल में था। अच्छा, अब मामला ये है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है वो ये वाला नहीं चल सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये दे दे मार्कर, ये भी दे दे जल्दी से, चले एक भर लें। उसकी वजह मैं मिसाल के तौर पे आपको ऑप्शंस देता हूं, ठीक है। ऑप्शंस ये है, एक एसेट है हमारा, ठीक है जी, और उस एसेट की कॉस्ट कितनी है, ये ऐसी एग्जांपल है, कुछ सवाल से का ताल्लुक नहीं है। 100 रुपये उसकी कॉस्ट है, लाइफ उसकी 5 साल है, तो हमने उस एसेट को डेप्रिशिएट करना है तो 100/5 करेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगी 20। हर साल 20 डेप्रिसिएशन आनी है, तो 20 रुपए की डेप्रिसिएशन, फिर 20, फिर 20, 20, 20, ये होना था, ठीक है। लेकिन दूसरे साल के एंड पे जाकर पता लगा ओहो एसेट की लाइफ तो अब 4 साल रह गई है, ठीक है। तो ये साल एसेट की जिंदगी से निकल ही गया, ठीक है। अब इस दिन खड़े होकर इस दिन ये जहां आप खड़े हैं ये ग्रीन से, इस दिन खड़े होकर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? आपने कहा जी हम ऐसा करते हैं, हम उसी तरह से 100/5 करते रहते हैं, ताकि मैंने कहा ना जरा वो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है जरा प्रूफ तो कर लें कि उसके अलावा कोई ऑप्शन भी है कि नहीं। आपने कहा जी वही डेप्रिसिएशन लगाते जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लगाते जाओ तो 20 और 20 डेप्रिशिएट करेंगे, तो यही होगा ना यार। ये देखो ना, चेंज इन एस्टीमेट आ गया। आपने कहा जी वही वाली लाइफ लगाओ। मैंने कहा ठीक है जी वही लगा लेते हैं। तो कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? 20, और यहां पर एसेट की लाइफ हो गई खत्म। अब अगर गौर करो तो एसेट 80 रुपये डेप्रिशिएट हुआ, अभी 20 रुपये तो डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं और लाइफ ही खत्म हो गई। क्या ख्याल है? इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं सही, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन तो अब नहीं हो सकती। आपने कहा आप भी नहीं, मतलब टूपर हैं, आप भी ट्राई करते रहते हैं, आपने भी हार मानी। आपने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, आप 100 को डिवाइड कर दें रिमेनिंग लाइफ पे 2 पे। मैंने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं तो डेप्रिसिएशन आ गई 50 और 50, लो कर लो कमाई। 100 रुपये का एसेट और 140 डेप्रिसिएट हो गया। सॉरी, आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। आपने बड़ी फनकारी लगाई। आपने कहा अभी सर ने बुक वैल्यू की बात करनी है। आपने कहा जी बुक वैल्यू इस दिन खड़े होकर कैलकुलेट कर लेते हैं, 60 है। आपने कहा जी 60 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, ओरिजिनल लाइफ से कितना बनता है? 12। मैंने कहा अच्छा यार 12 और 12, अब क्या हुआ? 40 और 24 कितना? 64। ये तो उससे भी कम हो गया, यानी 100 का एसेट है और 64 डेप्रिसिएट होता है, तो भाई सिग्नल बिल्कुल ही नहीं आ रहे। तो ले दे करना फिर वो जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना कल, जो भी दोबारा लिखवाने लगा हूँ, बस यही एक ऑप्शन बच जाता है, ठीक है। और वो ऑप्शन ये है कि डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट जो है उस दिन खड़े होकर आप बुक वैल्यू निकालो और उसी दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालो और रिमेनिंग ईयर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे आप बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ से। करके देखते हैं। 60 बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट है और रिमेनिंग लाइफ है 2। इस दिन खड़े होकर, इस दिन चेंज इन एस्टीमेट 1 जनवरी 17 पर खड़े होकर ये चेंज इन एस्टीमेट इस दिन आ रहा है ना, इस दिन कितनी लाइफ रिमेनिंग है? तो देखो 2 साल गुजर गए और 2 साल रह गए, तो 60 डिवाइड बाई 2 30, अब हो गया सही काम, ठीक है। अब 30 और 30 60 और 40 पूरा 100 डेप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन मैंने इसलिए आपके सामने ओपन किए कि आपके ज़हन में ये ना आए कोई और तरीका भी तो हो सकता था, तो आप कोई और सोच सके तो आप सोच के घर से आ जाइएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वाहिद ऑप्शन मौजूद है वो ये है कि हमने अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, अगर एस्टीमेट में चेंज आ जाए, इधर देखिएगा सब तो फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट अब रेलेवेंट
नहीं रही, प्रूव करके आ रहे हैं। बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। बुक वैल्यू मैं बोल रहा हूं, अगर किसी को नजर ना आए तो उन्हीं के लिए बोल रहा हूं। बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू। अगर सवाल में रिवाइज्ड दे दे तो वो रिवाइज रख लेना। भाई ये मार्कर भी बिल्कुल थका हुआ है यार, रेड वाला, कोई नया ले आए भर के। अगर रिवाइज हो जाए बुक वैल्यू तो रिवाइज देना, अगर ना हो तो मतलब पुराने वाली को ही लेकर चलते रहना, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया होगा। डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, ये हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला। ठीक है, सही है। अभी फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। मजे की बात यह है कि हमारे इस फॉर्मेट की बरकत यह है कि इसने हमें रेडीली बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट दे दी है। हमने इस दिन खड़े होकर बुक वैल्यू निकालनी थी, वो हमारे फॉर्मेट नहीं दे दी। हमने इसी दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट करनी है, वो भी सवाल ने हमें बता दी हुई है। ठीक है, कितनी है? 6 साल। कितनी है? 6 साल। तो फॉर्मूला बन गया जी। अब फॉर्मूला लगेगा बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सामने पड़ी हुई है। ठीक है, माइनस सवाल ने कुछ नहीं बताया तो रेजिडुअल वैल्यू वही अज्यूम करोगे, डिवाइडेड बाय 6 इयर्स रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, ये 6 पता नहीं नजर आ रहा होगा या नहीं, 6 इयर्स। ठीक है जी, आपको तो बेटा आ रहा है हाइब्रिड वालों की और ऑनलाइन वालों की बात कर। ठीक है, कितनी आ गई डेप्रिसिएशन? 2400। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, लेकिन मैं जरा आगे बढ़ाता हूं इसकी बात को। ठीक है, नहीं तो नहीं है बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो 14,000, लेकिन ये इसलिए मैंने अगला साल किया कि आपको बताना चाह रहा हूं भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, मेथड तो नहीं बदला। तो फिर ऑनवर्ड्स क्या है, हर साल डेप्रिसिएशन में बराबर होना है, पर पुराने वाली नहीं, अब नए वाली हर साल। यानी कि अगर अगले 6 साल कोई एस्टीमेट में चेंज दोबारा ना आए तो हर साल 2400 करके ये एसेट डेप्रिशिएट होता चला जाएगा। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही रहना है ना, तो आगे वही मतलब पुराना उसका कैरेक्टरिस्टिक, हर साल डेप्रिसिएशन ने सेम आना है। और हर साल सेम आने का दूसरा मतलब यही है कि हर साल आप फॉर्मूला रिपीट कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 इयर्स। ये सिर्फ एडिशनल 1 साल आपको जरा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसके लिए मैंने ये कर दिया। ठीक है जी, तो बुक वैल्यू 11,600 काफी है, यहां पे रोक दोगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन हर साल बराबर ही आती है स्ट्रेट लाइन में। ये पहले 2 साल के बाद बदल इसलिए गई है क्योंकि एस्टीमेट बदल गया था। अगर पुरानी डेप्रिसिएशन को लेकर चले तो हमारा एसेट सही से डेप्रिशिएट हो ही नहीं सकेगा, लाइफ एंड हो जाएगी, डेप्रिसिएशन फिर भी बाकी होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई? चलो, अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इधर देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सवाल में आपको इतनी आसानी नहीं देता जितनी आपको लग रही होती है। जी, सवाल में उसने कह दिया ऑन यकम जनवरी 14 इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स टोटल लाइफ इज 8 years। जी, मतलब 2 साल गुजरने के बाद वो कह रहा है जी, पहली बात तो ये पहले स्टार्ट में क्या कहा जी, इसकी लाइफ 10 साल है। 2 साल गुजरने के बाद कह रहा है जी, तीसरे साल के पहले खड़े होकर, नहीं इसकी टोटल लाइफ ही कितनी है? 8 साल। यानी यूं बता, कहता है ना यार, ये जब खरीदा था तो हमारा अंदाजा था कि ये टोटल 10 साल चलेगा, लेकिन आज 2 साल गुजरने के बाद हम कह रहे हैं जी हमारा अंदाजा है कि अब ये टोटल 8 साल ही चल सकता है। बात वही नहीं है। अगर सवाल में टोटल लाइफ देगा तो रिमेनिंग लाइफ हमें खुद निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कितने बच्चों ने ये सवाल घर पे अटेम्प्ट किए थे? हाँ, आई वॉज एक्सपेक्ट। कितने बच्चों ने? फ्रॉड लगाते हो, पिछली क्लास में तो कख नहीं किया। चले जी, हाँ मुझे पता है, एक आध दिन आप आगे, एक आध दिन वो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है भाई, अगर सवाल में टोटल लाइफ दे दे तो हमें रिमेनिंग लाइफ खुद निकालनी पड़ती है। ठीक है, ये 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये वही सवाल है, 2 तरीके से बात हुई है। यकम जनवरी 14 पर कहता है रिमेनिंग लाइफ 6 साल है। इसी को इस तरह से भी कहा जा सकता है, यकम जनवरी 14 पे खड़े होकर कहते हैं कि जी अब टोटल लाइफ 8 साल है, तो टोटल 8 साल है जिसमें से 2 गुजर चुके हैं, रिमेनिंग फिर भी 6 साल ही है। तो इसका मतलब अगर सवाल के अंदर वही मतलब है, फिर वही जी, अगर सवाल के अंदर टोटल 10 नहीं है ना बेटा, टोटल 10 नहीं। कौन टोटल 10 कह रहा है? टोटल कैसे 10 है भाई? वो कह रहा है टोटल ही 8 रह गई है। टोटल 10 थी यकम जनवरी 12 को, 2 साल गुजरने के बाद वो कह रहा है टोटल लाइफ ही 8 साल है अब, जिसमें से 2 गुजर चुके हैं, तो रिमेनिंग ही आपको चाहिए, 8 नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो अगर लिखें यहां पे, अगर सवाल में ऐसे लिखें यहां पर, अगर सवाल में
रिवाइज्ड टोटल लाइफ दे दे, अगर सवाल में, ये इस लफ्ज से आपको बात समझ आ जाएगी उम्मीद है भाई साहब, रिवाइज्ड टोटल है ये, ठीक है ना, लेकिन हमें टोटल रिवाइज भी नहीं चाहिए, हमें रिमेनिंग ही चाहिए, ठीक है ना। अगर सवाल में रिवाइज्ड टोटल लाइफ दे दे, अगर सवाल में रिवाइज टोटल लाइफ दे दे तो हमें लिखो ऐसे, रिवाइज टोटल लाइफ माइनस लाइफ पास्ड टिल एस्टिमेट चेंज करके रिमेनिंग लाइफ खुद निकालनी पड़ेगी। अगर सवाल में रिवाइज्ड टोटल लाइफ दे दे तो हमें रिवाइज्ड टोटल लाइफ माइनस लाइफ पास्ट टिल एस्टिमेटेड चेंज करके रिमेनिंग लाइफ खुद निकालनी पड़ेगी। तीसरी बार फिर सुनो, अगर सवाल में, पता है क्या, जो सुनता सही है ना वो लिख भी सही लेता है, तो जब एक बार मैं बोलूंगा तो पूरा ध्यान से सुनो, वो वहां तक लिख लो, फिर दोबारा बोलूंगा तो रही हुई बात है वो भी सुन लो, ठीक है जी। अगर सवाल में रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ की बजाय क्या दे दे, टोटल लाइफ दे दे, तो हमें रिवाइज टोटल लाइफ में से लाइफ पास्ट टिल चेंज इन एस्टिमेट डेट करके रिमेनिंग लाइफ खुद निकालनी पड़ती है, ठीक है, खुद निकालनी पड़ेगी। ओके, इसका मतलब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, सवाल के अंदर 8 - 2 करके 6 निकालेंगे और फिर सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा पसंद आएगा को वैसे यही है, ऐसे करके दे देता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ें जो होमवर्क के अंदर है। जितने बच्चों ने हाथ खड़ा किया हम अटेम्प्ट करके आए हैं, चेक कर लूं मैं कहां पे अटेम्प्ट किया हुआ रजिस्टर में। रजिस्टर घर किस किस का रह गया, वो दूसरे रजिस्टर में था, किस किस के साथ ये सीन, बस रजिस्टर होना ही एक चाहिए वैसे। आपकी बुक फाइनल मराहिल में वॉल्यूम 1 पहुंच चुका है, इंशाल्लाह होपफुली कल तक प्रिंटिंग में शायद चला जाएगा, और जी अगले वीक के अंदर इंशाल्लाह होपफुली आपको मिल जाए, लेकिन प्रिंटिंग में जाने के बाद मैं कंफर्म कर सकता हूँ जो वो कितने दिनों में कहेंगे, ठीक है। वॉल्यूम 1 होगा, 6 चैप्टर्स होंगे उसमें, 5 चैप्टर्स वॉल्यूम 2 में करेंगे, ये मुश्किल से बस यही चेक हो सके। गलतियाँ होती हैं छोटी मोटी पिछले सेशन के अंदर, कोई नए पेपर अटैम्प्ट जो होती है वो इंक्लूड करनी होती है, कोई नई एग्जाम्पल प्लस माइनस बंदा कर देता है, बीच में पुरानी एग्जाम्पल उड़ा दी जाती है, कोई नई ऐड कर दी जाती है, तो टाइम लग रहा होता है, इसलिए वो 6 चैप्टर्स ही होंगे, 5 चैप्टर्स फिर वॉल्यूम 2 के अंदर। भाई यकम जनवरी 15 पे एसेट 90,000 का था, रेजल वैल्यू 10,000 थी, लाइफ 16 साल थी, और यकम जनवरी 18 इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल लाइफ इज 10 साल एंड रेजल वैल्यू इज 5,000। आप ये घर पे करेंगे, बस सवाल के अंदर उसने रिवाइज टोटल लाइफ दी हुई है, 16 साल लाइफ थी, 3 साल गुजरने के बाद रिमेनिंग लाइफ उसने देने की बजाय रिवाइज टोटल लाइफ दे दी, ठीक है ना। वो 7 साल रिमेनिंग लाइफ बनती थी ना, उस एसेट देखा यार ये तो 7 साल ही चलेगा, ऐसे कहने का जो क्या कह रहा है, सोचा था 16 साल चलेगा, लेकिन ये तो अब मेरे ख्याल में टोटल 10 साल ही चलेगा, जिसमें से 3 गुजर चुके हैं, तो रिमेनिंग आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो होमवर्क में ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं क्विकली आपको करवाता हूं 5 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर क्योंकि हमारे पास 20 मिनट होंगे, उस 20 मिनट के अंदर मैंने बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना सिखाना है। 10 मिनट में डिस्कशन, 10 मिनट में सवाल। ओके, पिछली क्लास में तो ऐसे ही हुआ है, बल्कि पिछली क्लास में सवाल 5 मिनट में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं आपको, लेक्चर 21 वाला। डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 15 है, कॉस्ट 1 लाख है, रेजर्व वैल्यू 20,000 है, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है। किस दिन खरीदा भाई? 15। कॉस्ट है 1 लाख, 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीशिएट करना था, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट, आंसर 8,000, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट या ओवर लाइफ एक ही बात होती है, ठीक है। बुक वैल्यू क्या आ गई? 92,000। फिर 31 दिसंबर 16 तक सब चैन ही है, तो फॉर्मूला रिपीट करना है। चलो लिख दो आज फिर। 1 लाख कॉस्ट है माइनस 20,000, रेजल वैल्यू है इनटू रेट है 10%, अगेन 8,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड की तो खुसूसियत ही यही है, ठीक है। बुक वैल्यू 84,000, ये है जनाब 31 दिसंबर 16 के दिन की बुक वैल्यू। आगे कहता है
ओहो, ये सवाल पढ़ लेते हैं ना, आप पता लगे तो मैंने तो पिछले सवाल पढ़ा, पिछली क्लास में पढ़ा वो सवाल, इसलिए मुझे पता है 2 साल बाद चेंज एस्टीमेट आ रहा है। ठीक है, ऑन एकम जनवरी 17 डेप्रीसिएशन मेथड इज चेंज। तो इस दिन की हमें बुक वैल्यू चाहिए, तो ये बुक वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है जी, मेथड चेंज होकर WDV हो गया विद अ न्यू रेट ऑफ, ये ना असल में शीट के अंदर एरर आ गया था तो क्वेश्चन मार्क लगा रह गया, लिखना भूल गया था मैं रेट। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये मिस किया हुआ है, आपने निकालना था। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आए तो इधर देखें, तो 31 दिसंबर 2017 पर जब डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है तो पहली बात कॉस्ट अब नहीं लेनी बल्कि WDV लेनी है, यानी 84,000। ठीक है, और माइनस रेजल वैल्यू करेंगे, वो नहीं करना, इनटू करना है रेट, और वो रेट ही हमारे पास कोई नहीं है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर रेट निकालना पड़े तो फॉर्मूला याद है, 1 माइनस nth रूट S/C, याद है? इसमें n क्या होता था? n होता था यूजफुल लाइफ। ठीक है, S होता था रेजिडुअल वैल्यू, हाँ वो कर लेते हैं। ठीक है, और C जो है वो कॉस्ट होता था। ये जी 100 से क्या है मल्टीप्लाई करना है जी, कर लेंगे जी, ये ले। ठीक है, अच्छा मेरा मकसद नहीं था इस वक्त बताना। अच्छा, अब यही फॉर्मूला लगेगा ना? ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, एज इट इज नहीं लग सकता, थोड़ी सी अल्ट्रेशन के साथ लग सकता है। भाई देखें, ये है ओरिजिनल यूजफुल लाइफ, ये क्या है जी? ओरिजिनल यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब एसेट की लाइफ के स्टार्ट पे जब आप पहली बार रेट निकालने चलते हैं तो उस वक्त ये फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि उस दिन आपके पास कॉस्ट होती है, उस दिन आपके पास ओरिजिनल रेजल वैल्यू होती है, उस दिन आपके पास ओरिजिनल यूजफुल लाइफ होती है। लेकिन ये लाइफ का स्टार्ट नहीं है, ये दरमियान में एक दिन आकर ऐसे ही एस्टीमेट में चेंज आ गया, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक तो यूजफुल लाइफ जो है ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब होगी, क्योंकि चेंज इन एस्टीमेट के दिन हम ये रिमेनिंग लाइफ ही लेते हैं ना। ठीक है, और चेंज एस्टीमेट के दिन हमें कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू लेनी पड़ती है, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। ठीक है, और सही है, और रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू हमें लेनी पड़ती है। तो ये थोड़ी सी चेंज हमें इस फॉर्मूला में करनी पड़ेगी, बाकी फॉर्मूला वही है। ठीक है, समझे? समझ रहे हो? ठीक है, तो रेट निकलेगा 1 माइनस nth रूट S रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हुई है, देयर इज नो चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू, कहता है जी ये 20,000 ही है, और WDV एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट कितना है जी? 84,000। ठीक है, अब मसला सिर्फ एक है, रिमेनिंग लाइफ का कहीं से पता नहीं चल रहा। क्यों? 2 साल गुजरने का तो मुझे पता है कि 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन स्टार्ट लाइफ के स्टार्ट पर इस एसेट की ओरिजिनल लाइफ कितनी थी, अगर वो पता होगी तो उसमें से माइनस करके रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे ना। क्या ख्याल है? तो हमें अवेलेबल नहीं है, सवाल में गड़बड़ है, हमें अवेलेबल नहीं है ओरिजिनल लाइफ, ओरिजिनल लाइफ हमें अवेलेबल नहीं है, सवाल में गड़बड़ है। बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड में दूसरे दिन जो आपको पढ़ा रहा था मैं अकाउंटिंग फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन की, तो उस दिन मैंने आपको सिखाया था कन्वर्जन ऑफ लाइफ इनटू रेट एंड रेट इनटू लाइफ। छोटी से छोटी बात भी कहीं ना कहीं पर्चे में इस्तेमाल हो जाया करती है। तो एक कॉन्सेप्ट था स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, अगर आप रेट से लाइफ निकालना चाहें, जो कि आज जरूरत पड़ गई है, तो आप क्या करते हैं? 1 ओवर रेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इस 10% के से 1 ओवर 0.1 किया, तो हमारे पास क्या आ गया जी? ये 10 ईयर्स क्या हैं? ये 10 ईयर्स क्या हैं? ओरिजिनल लाइफ। ये क्या है जी? ओरिजिनल लाइफ। ये ओरिजिनल लाइफ है, इसमें से 2 साल गुजर गए -2, तो रिमेनिंग कितना आ गया? 8 ईयर्स। ये 8 ईयर्स क्या है जी? ये 8 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ है। ओके, सही है? ये समझ आइए बात? ये थोड़ा सा इस सवाल के अंदर थोड़ा सा एक खुलिया था। ओके, बहुत जरूरी बात है, कर लो, फिर मैं बाद में पढ़ा लूंगा। नहीं कर ले यार, कुछ नहीं। अच्छा, तो भाई ये क्या आएगा? 8। तो बताएं जी रेट क्या है? 16.42%। ठीक है जी, बस कहानी खत्म। 16.42% है, बताओ जी। 13,793। ठीक है जी, बुक वैल्यू बताएं? 207। चलें अगले 1 साल की और डेप्थ निकाल लेते हैं ताकि जरा पक्का हो जाए। मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया है, तो डेप्रीसिएशन निकालने के लिए हर साल बुक वैल्यू पे रेटने लगना है। तो ये 70,207 को उठा लेंगे। ठीक है, इनटू, अच्छा कर लेता हूं, 16.42
0.42%, 18 के साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है। और आंसर क्या आया? 11,528। देखा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आया तो हर साल डेप्रिसिएशन कम होने लग गई, लगी ना कम, ठीक है जी। बुक वैल्यू ओके, बस काफी है, समझ गए, सही है। जी बेटा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रेट में यूज करनी है, ये समझ आती है, ठीक है। अब इस सवाल में देखें तो हमें ओरिजिनल लाइफ अवेलेबल नहीं थी। भाई बच्चे का क्वेश्चन ये है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दोबारा समझा दें। हमें इस सवाल के अंदर ओरिजिनल लाइफ गिवन होती तो हम आराम से 2 साल माइनस करके रिमेनिंग निकाल लेते। तो ओरिजिनल लाइफ ईयर्स में गिवन नहीं थी, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर मैंने आपको समझाया था, फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन जब शुरू किया था ना दूसरे लेक्चर में, कि अगर स्ट्रेट लाइन 10% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 10 ईयर्स। कैसे निकाला था वो हमने? 1/रेट करके हमने कन्वर्जन भी सीखी थी। तो जिस दिन हमने एसेट खरीदा उस दिन रेट 10% है, का मतलब क्या है? उस दिन लाइफ 10 साल थी। अब 10 में से 2 गुजर गए तो इस दिन 1 जनवरी 17 को रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 8 साल। तो फिर उस रेट के फॉर्मूला में 8 को यूज किया, ठीक है, सही है। चले क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, मैं पढ़ना भी पसंद नहीं कर रहा, बस एक चीज कर लो इसमें, ये कोई प्रिंटिंग एरर हो गया था, कोई कॉपी पेस्ट हो गई चीज, ये काट दीजिएगा, ठीक है। ये 30 जून 16 से पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा गया, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन वो भी अब आपका तैयार है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन 3 के अंदर जो डिस्कशन की है उसमें सारी बात हो गई। जैसे कहता है जी डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 10 है, कॉस्ट 50,000 है, रेजर्व वैल्यू 10,000 है, लाइफ 10 साल है, लेकिन मेथड यूज हो रहा है यानी रिड्यूसिंग बैलेंस। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हमें रेट चाहिए जो कि सवाल में गिवन नहीं है, तो हमें फॉर्मूला पता है। अब लाइफ के पहले दिन खड़े हो तो बगैर रिवीजन वाला रेट का फॉर्मूला लगाओगे, ओरिजिनल यूजफुल लाइफ लोगे, ओरिजिनल कॉस्ट लोगे, ओरिजिनल रेजर्व वैल्यू लोगे और रेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 और 11 इसी तरह से चलेगा और फिर 12 के पहले दिन लाइफ में चेंज आ जाएगा और वो कह रहा है कि टोटल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 5, जिसका मतलब रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी? 2 गुजर गए, रिमेनिंग लाइफ होनी चाहिए 3 इयर्स, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो लाइफ में चेंज आया है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो वो कह रहा है विद नो चेंज इन मेथड, एंड मेथड नहीं बदला उसने, यानी अभी भी कौन से मेथड पे है? रिड्यूसिंग बैलेंस पे। लेकिन चूंकि लाइफ बदल गई है और लाइफ को यूज करके ही रेट निकाला था, तो फिर वो वाला रेट पुराना तो खराब हो गया। अब हमें दोबारा रेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो अल्टरेशन वाला यूज करना पड़ेगा। 2 साल बाद फिर रिमेनिंग लाइफ लेंगे, रिवाइज बुक वैल्यू लेंगे अगर कोई हुई तो, ठीक है, और बुक वैल्यू रेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट लेंगे। क्लियर है ये बात? ये समझे हो? नहीं भी समझे तो ट्राई करोगे, फिर कल मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, सही है। चलो चलें जी, अब ये होमवर्क में चले गए भाई सवाल आपके होमवर्क में। अब वो जो कल 3 सिनेरियोज वाला रह गया है ना, वो तो आपका पुराना होमवर्क है ना, वो आज का होमवर्क नहीं है, वो डिस्कस मैंने कल करना है। ये मैंने कल भी होमवर्क में दिए थे, लेकिन अब आपको तकरीबन कोई पौना घंटा लगा चुका हूं चेंज एस्टीमेट पे, तो मेरे ख्याल में अब आपका वो लेवल नहीं है जो कल वाला है। तो ये 3 सवाल अब आप ट्राई कर सकते हैं, कल मैं फिर इनको डिस्कस करूंगा और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। लेकिन कल 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगा सकता इस पे, हो सकता है मैं घर से ही सॉल्व करके ले आऊं, आपको दिखा दूं, आपको हाँ ठीक है जी, ओके है जी, हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन हो तो पूछ भी सकते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ होमवर्क लिख लिया, 4 के साथ और 5 के साथ लिख लिया जी। अच्छा जी, मेरा आपसे सवाल, आपको पहले दिन एक एंट्री पढ़ाई थी, डेप्शन की एंट्री, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट भी हो सकती है। फिर मैंने कहा था ये बेटर प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है ये। फिर दूसरे लेक्चर में हमने एक कासिम वाला सवाल किया था, आपको याद होगा, 90 रुपए का एसेट था और उसकी यूजफुल लाइफ 3 साल थी। कहो तो सवाल दिखा दूं? दिखा देता हूं भाई, दिखा देता हूं, ठीक है। ये मिस्टर कासिम परचेज एन एसेट फॉर 90 ऑन 1 जनवरी, लाइफ इज 3 इयर्स, और हमने बैलेंस शीट बनाई थी 3 साल की, लेकिन मैंने साथ में अकाउंट्स भी बना दिए थे। कुछ याददाश्त वापस आई? अच्छा जी, आ गई वापस, चलो शुक्र है। अच्छा जी, चलो, तो उस दिन अगर आपने गौर किया हो तो एसेट अकाउंट, जब एसेट अकाउंट में ही डेप्शन की एंट्री पड़ती है तो अकेला एसेट का अकाउंट बन रहा होता था, जिसमें डेप्शन की एंट्री पड़ रही होती थी और वही एसेट अकाउंट बुक वैल्यू शो कर रहा होता था। उसको कहते हैं एसेट अकाउंट को प्रिपेयर करना बुक वैल्यू पे, ठीक है। अब मैं आपको ना 1 बाय 1 फर्क बताता जाता हूं, ठीक है। आपने नोट नहीं करना क्योंकि इस तरफ नोट हुआ पड़ा सारा, वो आप तस्वीर खींच लेना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, 2 बातें किया करेंगे। एसेट अकाउंट एट कॉस्ट बन रहा है, ठीक है, और फिर एसेट अकाउंट एट बुक वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। बुक वैल्यू से मैं मतलब आप 1 बाय 1 देखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, एसेट खरीदने की एंट्री आपने
क्या सीख रखी है। ये बुक वैल्यू वाले की ना एंट्री हम ग्रीन से कर लेंगे, ठीक है। ग्रीन तो बहुत मिलता जुलता है, रेड से कर लेते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। एडिशन, एसेट खरीदने की एंट्री क्या थी? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा जी, अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा तो एंट्री क्या होगी? यही एंट्री होगी, कोई चेंज नहीं होगा। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, इसमें कोई चेंज नहीं था, ठीक है। कोई मसला? और ये हमने एडिशन की बात कर ली, ठीक है। अच्छा, कुछ भी नोट नहीं करना, सब लिखा हुआ है। सेकंड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री आप क्या किया करते थे? एसेट अकाउंट कॉस्ट से बना था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर आप एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू बनाएंगे तो इस एंट्री में क्या चेंज आएगा? कॉन्फिडेंस से बोलो, क्या गलत होगा? कॉन्फिडेंस से बोलो। मैंने आपको कहा था कि एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दोगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वजूद ही खत्म हो जाएगा। हालांकि वो बेटर प्रेजेंटेशन है। क्यों? किसी भी दिन खड़े होकर एसेट की लाइफ में आप बता सकते हैं एसेट इतने का खरीदा था और इतनी लाइफ लूज कर चुका है, जबकि बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बन रहा हो तो आप ये नहीं बता सकते कितने का कितनी वैल्यू लूज कर चुका, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये एक मेथड तो है ही। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा हो तो डेप्रिसिएशन की एंट्री बन जाती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसेट को ही क्रेडिट कर दिया जाता है। दोनों में डिफरेंस आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बात की डिस्पोजल की। डिस्पोजल की जर्नल एंट्री हमने क्या सीखी हुई है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कैश डेबिट एसेट क्रेडिट। स्टेप 1 एसेट को क्रेडिट करेंगे, एसेट की जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। स्टेप 2 एक्यूमुलेशन को डेबिट करेंगे इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। स्टेप 3 रिकॉर्ड करेंगे कैश को। स्टेप 4 प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग डेबिट साइड पे रखो, लॉस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट से बन रहा है तो ये एंट्री हमें, अब तो मास्टर हो गए इसमें, ये तो आती है हमें, ठीक है। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा हो तो क्या चेंज आएगी? देखें, जब डेप्रिसिएशन की एंट्री कभी जिंदगी में ये होनी नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो इसका मतलब इस अकाउंट का तो वजूद ही नहीं होगा। और एसेट अकाउंट ही किस पे बन रहा होगा? बुक वैल्यू पे। तो फिर एसेट अकाउंट में से डिस्पोजल की क्या निकलेगी? बुक वैल्यू। अभी सवाल करते हैं, यही निकलेगी, ठीक है। ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? ये बात समझ नहीं आई? एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट नहीं निकल सकती क्योंकि एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी ही नहीं है, तो फिर क्या निकालेंगे? बुक वैल्यू। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एंट्री एक्यूमुलेशन के अंदर हो ही नहीं रही थी, तो एक अकाउंट बना ही नहीं है, तो फिर उसमें से कुछ निकला ही नहीं। वो हमारी, अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा होगा तो हमारी जर्नल एंट्री में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नाम ही नहीं आएगा, ठीक है। और एसेट अकाउंट में से क्या निकला करेगा? बुक वैल्यू। यानी पहले दो स्टेप्स कंबाइन हो गए डिस्पोजल के। एसेट अकाउंट में से अलग कॉस्ट निकलती थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से अलग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलती थी। अब हमने उनको नेट करके बुक वैल्यू बनती है ना, वो स्टेप 1 हमारा दोनों को कंबाइन करके बन गया, ठीक है। अच्छा, और अगर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो तो क्या एंट्री सीखी हुई है आज तक? क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, एसेट अकाउंट डेबिट होगा कॉस्ट ऑफ न्यू से, फिर एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा कॉस्ट ऑफ ओल्ड से, फिर कैश क्रेडिट होगा, ठीक है जी। और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर लॉस ही कह देते हैं जी, ठीक है। ये सब हुआ करता है अगर एक्सचेंज हो तो। ऐसे ही है, अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा हो तो इस अकाउंट का तो वजूद गया। एसेट अकाउंट में पुराने की कॉस्ट पड़ी नहीं है, कॉस्ट कहां से निकालेंगे? बुक वैल्यू निकालेंगे, बाकी सब सेम ही। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा काम आसान हो गया है। ये काम आसान है लेकिन प्रेजेंटेशन बेहतर वाली ये नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा बहरहाल टेस्ट भी वही होता है, ज्यादा प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी हम उसी को ही कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर इस तरह से टेबल की फॉर्म में लिख दी हैं, इसकी आप पिक्चर ले सकते हैं। अब अगर एसेट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं हम कॉस्ट पर, तो एडिशन की एंट्री क्या है, डिस्पोजल की एंट्री क्या है, और एक्सचेंज की एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है। और अगर यही अकाउंट बुक वैल्यू बन जाए तो क्या चेंज आ जाता है? माजरत, ये आगे जाते जाते ना मेरा वो ब्लैक से नोट कर गया, ठीक है। ठीक है, ये बातें सारी मैंने कर दी हैं, बस उसको नोट इस तरह से किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। घर पे नोट किया करो, जो तस्वीर खींचा करो, ये ना मोबाइल का सॉफ्टवेयर जाए सब कुछ जाए, साथ में FAR1 भी जाए, या मोबाइल वैसे जाए FAR1 भी जाए, तो नोट कर लिया करो घर पे। अच्छा जी, डिस्पोजल के अकाउंट में क्या चेंज आती है? सिंपल डिस्पोजल में हमारा डिस्पोजल का अकाउंट ऐसे बनता था, एसेट अकाउंट से कॉस्ट आती थी, एक्यूमुलेशन आती थी, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है तो ये अकाउंट होगा नहीं, और एसेट अकाउंट में से क्या आया करेगा? बुक वैल्यू ही इधर आया करेगी। और सिंपल सी बात है भाई, अभी सवाल करके देखते हैं। एक्सचेंज के केस के अंदर बस कहने का मकसद ये है कि एक अकाउंट जो सिरे से उड़ गया तो हमारी जिंदगी आसान होगी उल्टा,
ठीक है ना, दो स्टेप्स मिलकर एक बन गए, एक अकाउंट बनाना ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये घर पे ना इसको ऐसे ही नोट कर लेना ज्यादा बेहतर हो जाता है, जरा अच्छा है, ये एक क्विक रिवीजन है। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, काम ही इतना आसान है। अभी एक सवाल मैं करूंगा, दो आपके होमवर्क में। अच्छा, नहीं मान रही? अच्छा सॉरी, चलें जी, इधर देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्लास वर्क वाला करवाने लगा हूं। ये जरा होमवर्क चेंज कर लीजिएगा। होमवर्क लेक्चर 21 का जो है वो चेंज इन एस्टीमेट का क्वेश्चन 2, 4 और 5 है। यहां पे मैं 2 लिखना भूल गया था, असल में बस मैंने कहा था क्लास में डिस्कस कर दूंगा, नहीं किया फिर। ठीक है, 2, 4 और 5। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन 1 होमवर्क में होगा आपका आज वाले हैंडआउट का, क्वेश्चन 2 होमवर्क में होगा, 3 आज रहने देना। इसके अंदर है, ये भी आसान सवाल है, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी जो हमने भी पढ़ी नहीं कॉस्ट डिटर्मिनेशन से रिलेटेड, तो इसलिए फिलहाल इसको पेंडिंग कर दो। होमवर्क जो आज वाला हैंडआउट है ना, उसमें होमवर्क क्वेश्चन 1 और 2 कर लेना, 3 को फिलहाल छोड़ देना, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले को। कल मैं आपसे क्लास में पहले करवाऊंगा कुछ समझा के थोड़ा सा, फिर मैं सॉल्व भी कर दूंगा। ठीक है भाई, वो बोर्ड मिटा दो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं जरा। फॉलोइंग लेजर बैलेंसेज आर अपीयरिंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ है देखो। नहीं जी, यस सर ऑटो पे लगे हुए हैं आप देखते दूसरे कुछ नहीं हुआ, यस सर यस सर यस सर यस सर, पता नहीं क्या यार, देखो तो सही यार। फॉलोइंग लेजर बैलेंस इज अपीयरिंग, और नीचे आ रहा है सिर्फ एक एसेट अकाउंट, और वो भी शो कर रहा है बुक वैल्यू। और हमारा पुराना दोस्त आज हमारा साथ छोड़ गया है। आज पहला सवाल ऐसा आ रहा है इतने दिनों बाद जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्ट का ओपनिंग बैलेंस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू बन रहा है। इस बुक वैल्यू बनने का मतलब ही क्या है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री हम करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो वो हमारा दोस्त वजूद में आता ही नहीं है। ठीक है, हाँ साहब ने जगह कम पढ़ लिया, फिर रोज आके बैठ जाते। तो फिर रिक्वायरमेंट में भी देखोगे तो आपको कहा जा रहा होगा कि जी एसेट अकाउंट बना दो, एसेट अकाउंट बना दो और डिस्पोजल अकाउंट बना दो, दैट्स इट। अब एसेट अकाउंट बन रहा है एट, ठीक है, ले जी, रुपीज इन 1000 में करूंगा, 5 मिनट में करना है सवाल मैंने तो। ओके, इधर भी लिख लेना रुपीज इन 1000। अच्छा हाँ भाई, यकम जनवरी 12 ओपनिंग 2,02,000 एसेट अकाउंट में आए। यकम जनवरी 12 ब्रॉड डाउन 200, और ये जगह देख के आंखों से आंसू निकल गए। नहीं निकले, पहला दिन ऐसा है, यहाँ पे वो हमारा दोस्त है ही नहीं जो ये समझता था कि मेरे बगैर निजाम चल नहीं सकता, उसके जाने के बाद भी निजाम चलेगा, उससे अच्छा चलेगा। इंसान की सोच होती है ये, ठीक है ना। ऐसे ही इस लेजर की भी सोच थी, गया चला गया, चलेगा निजाम, फिर भी चलता रहेगा जी। आगे एडिशन कॉस्टिंग नवे टुक प्लेस ऑन यकम मार्च 12, एंट्री बोले एसेट डेबिट कैश क्रेडिट यकम मार्च 12, एंट्री तो बदलनी नहीं थी, याद है, एसेट अकाउंट डेबिट। और एसेट अकाउंट ने एडिशन तो डेबिट कॉस्ट पे ही होना है ना, ये ना समझना बुक वैल्यू पे। पहले दिन कॉस्ट, इसलिए पहले साल में डेप्शन रेट लगता है तो कॉस्ट पे लग रहा होता है। पहले दिन कहां से लाए बुक वैल्यू भाई, कॉस्ट ही बुक वैल्यू है, जिस दिन खरीदा है उस दिन वही उसकी कॉस्ट है, वही उसकी बुक वैल्यू है, एडिशन तो इसी पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड एसेट कॉस्टिंग 50 which was purchased on 1st April 10 is disposal है on 30/12 for 20,000 only, rate of deduction is 20% reducing balance। जरूरी नहीं है रिड्यूसिंग बैलेंस, कॉस्ट ये स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो सकता था, लेकिन इस सवाल में रिड्यूसिंग बैलेंस है। अब हमें मेथड की कोई परवाह नहीं, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। रिड्यूसिंग बैलेंस करा के अगले दिन होमवर्क में स्ट्रेट लाइन दे दिया था, याद है आपको, हमें आपको उसकी मोहताजी नहीं है, कौन सा जो सा मर्जी मेथड हो। ठीक है, ओके, तो जी स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। कहां कॉस्ट, ये स्टेप जिस दिन लिखवाया उस दिन कहा था कॉस्ट क्यों क्रेडिट कर रहे हो, फिर मैंने कहा था जो पड़ा होगा वही निकालोगे। आज कॉस्ट वहां पे पड़ी ही नहीं है जहां से आप कॉस्ट निकालने लगे, ऐसे तो बुक वैल्यू पड़ा है। इसका मतलब स्टेप 1 कॉस्ट क्रेडिट होना, स्टेप 2 वो डेबिट होना, इनको नेट करके बुक वैल्यू को आज हमने क्रेडिट करना है। तो फिर आज मुझे ये जगह खाली रखूंगा मैं, वैसे ही मेरा दिल ही नहीं कर रहा वहां कुछ लिखूं। वर्किंग 1 जो है आज एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ डिस्पोजल नहीं निकाल रहा मैं, आज मैं बुक वैल्यू ऑफ बीवी ऑफ डिस्पोजल, बुक वैल्यू जी। यकम अप्रैल 2010 1/4/10
कितनी कॉस्ट थी इसकी? 50। 31 दिसंबर 10 आया होगा, डेप्रीसिएशन 50 का 20% इंटू 9/12 भाई, जनवरी फरवरी मार्च नहीं है, जगह अप्रैल से 31 दिसंबर तक जी 7.5 बोले ना, 50 को करें मल्टीप्लाई जी। भाई जरा जाना अदनान साहब अगर आने का सिर्फ 2 मिनट सर कह रहे थे। अच्छा जी, बुक वैल्यू 42.5, फिर 31 दिसंबर 11 आया, मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है तो 42.5 का 20% 8.5 जी, बुक वैल्यू 34। अब ये 31 दिसंबर 11 है या तो आना काम भूल नहीं जाना, या यकम जनवरी 12। बहुत तेजी से कर रहा हूं सवाल ना, हाँ समझ नहीं आ रहा। अब इसको क्या मैं करता तफसील से ये काम, अब मैं क्या समझाता, ये बुक वैल्यू है, ये कॉस्ट है, ये 10/12 है, ये 9/12 है, रिपीट। मैं कह रहा हूं काम आसान हो गया उल्टा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एसेट किस दिन बिक गया? वॉज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 2012। तो 30/6/12, डेप्रीसिएशन 34 इंटू 20% इंटू 6/12 जी 3.4, और बुक वैल्यू आ गई 30.6। अच्छा, यहां पे मैंने बुक वैल्यू निकाल ली है, अब मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी निकालनी है। कोई लोड नहीं आज, ये चाहिए था, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ डिस्पोजल की बुक वैल्यू हमें चाहिए थी, जिसे एसेट अकाउंट में से हमने करना था क्रेडिट, और जिसको फेंकना था डिस्पोजल में डेबिट। यहां पे ताकि हम लिख सकते हैं एसेट अकाउंट में से बुक वैल्यू आई है, ठीक है। 30 जून 2012 डिस्पोजल अकाउंट में जो फिगर गई है वो आज वर्किंग 1 से आई है, बस सवाल खत्म। लेकिन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालो और उसकी एंट्री भी यहां करनी है, क्योंकि आज हमारा दोस्त तो है नहीं, जगह खाली छोड़ेंगे हम जी, ये तो तस्वीर लगाएंगे उसकी। वर्किंग 1 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑन ओपनिंग। अच्छा, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हो तो माइनस कर दिया करो। मेथड कौन सा है? WDV हो तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, ऐसे ही करते हैं। कोई नई चीज है तो बता दो। आज तो टाइम लाया किया ये वाला मेथड करके हमें, है ना, दिल में आ रहा होगा आपके। ओहो, ओपनिंग नहीं, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग डिस्पोजल्स इनटू 20%। अरे मौजे, आज मौजे चेक करो, आज ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग वैल्यू करने की जरूरत भी नहीं है, आज तो वेव्स ही वेव्स हैं, करो किल। आज एसेट अकाउंट ने खुद ही कह दिया ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल 200 है, आज हमें कोई कॉस्ट जैसे अक्यूमुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वल्ला बताओ अब तो ये सर ये वाला मेथड पहले करवा देते हैं, है ना, वो आसान था। सर सिर्फ 2 मिनट पैगाम भेजा, सिर्फ 2 मिनट जी 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 जी। ये वाला मेथड पहले क्यों नहीं करवाया भाई? तुम्हें मैंने कहा था जाके सर से बात करो, नहीं रुके, इतने सारे लाए वो। अच्छा जी जी, क्या बात हो रही थी? हाँ, मैं कह रहा हूं कि पहले इसलिए नहीं करवाया था कि पहले आसान करवा दें, बाद वाली चीज मुश्किल समझ नहीं आती। मुश्किल करो, आसान में मसला ही कोई नहीं जी। ओपनिंग बुक, मैं क्या किताबा बंद कर लो पानी, चौधरी साहब खोलो जाते। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल गिवन है आज, ओपनिंग बुक वैल्यू डिस्पोजल, हाँ ये आपने थोड़ी सी एफर्ट करके वर्किंग 1 में आज निकाली जी। हाँ 20% देख ले, 193 चेक कर लो यार, कैलकुलेटर ओपन करें जी, देख लो एक बार। 200 माइनस 34 का 20% 166 होना चाहिए। अच्छा जी, 33.2, पता नहीं इनके कैलकुलेटर में क्या था। ऑन एडिशंस, एडिशन एक ही एडिशन है, 90 इंटू, चाहे पहला साल है कॉस्ट ही है 20, अच्छा 20% इंटू 10/12 एग्जैक्ट 15। ऑन डिस्पोजल्स वर्किंग 1 लिखो, 3.4 लिखो और गो एंड किल द वेव्स। 51.7 बन रहा है मेरे ख्याल से, ये इनका टोटल, इनका अच्छा ठीक है 6 आर। अच्छा जी, आप एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, एंट्री। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट वर्किंग 2 से 51.6 31 दिसंबर 2012। तो क्लोजिंग 31 दिसंबर 12 पर कितना आ गया क्लोजिंग बैलेंसिंग? कोई कर देगा कैलकुलेट? 20
7 पॉइंट, जरा चेक करें जी ये फिगर सही है। यस सर मत बोले, चेक करें। ये यस सर वालों के पीछे नहीं होते जो ऐसे से, जो जिसने कह दिया यस सर, मैंने कह दिया यस सर, इसने कर यस सर। सही है ये बेटा? अच्छा जी, डिस्पोजल पूरा नहीं किया, सॉरी। कैश कितना आया था ये पूरा कर दो। कैश कितना आया था? 20,000। तो कैश डेबिट डिस्पोजल, देखो देखो जगह घेर ली किसी ने उस हमारे दोस्त की। आज जो जाता है लोग आ जाते हैं, जगह पूरी कर देते हैं जी 20, लेकिन लॉस आज भी कायम है अपनी साइड पे हमारे सवालों में 10.6। ठीक है, मुश्किल था या आसान? तो बस इस जैसे ही 2 सवाल हैं, आगे कोशिश करना। क्वेश्चन 3 नहीं करना, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पास पेपर का सवाल है वो अभी नहीं करना। ठीक है जी, जिंदगी यही तो, कल मिलेंगे। पहले फीमेल स्टूडेंट्स को निकलने दें। जज़ाकल्लाह।